दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करने की नहीं है, बल्कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है। और अगर आप किसी कारण से ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न को, तो आपको उसको साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेजना होता है। तो अगर आप अपनी आईटीआर साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेज रहे हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप उसका सीपीसी द्वारा रिसीट स्टेटस देख सकते हो, क्या बातें करनी है याद से और क्या बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और स्टॉक्स के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपको इमीडिएटली उसको ई वेरीफाई कर देना चाहिए। अपनी आईटीआर ई वेरीफाई आप कई तरीकों से कर सकते हैं, और अगर आप किसी कारण से अपनी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भी भेज सकते हैं। और अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आपको अपनी आईटीआर साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेजना है, तो जो आईटीआर आपने अपलोड की है उसको साइन करके आपको सीपीसी बेंगलुरु 120 दिन के अंदर सीपीसी बेंगलुरु भेजना जरूरी होता है। अगर किसी कारण से 120 दिन के अंदर आप अपना आईटीआर सीपीसी बेंगलुरु नहीं भेज पाए, तो आपके फाइल किए हुए आईटीआर को इनवैलिड बता दिया जाएगा, जिसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आपने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं की है। तो इसीलिए अपना आईटीआर अपलोड करने के बाद में अगर आप अपनी आईटीआर को साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेज रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उसका रिसीट स्टेटस जरूर ऑनलाइन चेक करिए कि क्या आपने जो आईटीआर भेजा है साइन करके वो सीपीसी को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक आपकी आईटीआर वहां रिसीव नहीं होगी, आपकी आईटीआर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग का काम चालू नहीं करेगा। अगर आपको रिफंड आना है तो रिफंड भी आपका अटका रहेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपना आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट स्टेटस सीपीसी को रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करते रहें। चेक करना बिल्कुल ही आसान है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे जाना होता है। होम पेज पे बाईं तरफ में आप देखोगे चेक आईटीआर स्टेटस का लिंक है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। एक नया पेज खुलेगा जहां पे आपको अपना पैन नंबर डालना होगा और जो आईटीआर आपने अपलोड किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा के बताना चाहता हूं। अगर आप अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट देखोगे तो वो इस तरह का दिखता है। पैन नंबर यहाँ पे रहता है और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे रहता है। तो जैसे ही ये दोनों डिटेल आप वेबसाइट पे डालोगे, वहां पे एक कैप्चा कोड भी डालना होता है। कैप्चा कोड भी आप डाल देंगे, सबमिट करेंगे तो पेज डिस्प्ले होगा जो बता देगा कि क्या आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट सीपीसी को अभी तक रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो टाइम टू टाइम चेक जरूर करिएगा और ये इंश्योर करिएगा कि सीपीसी बेंगलुरु आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया है 120 दिन के अंदर। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात कि अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भेजते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट के साथ में। पहले ये जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आप अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट या तो ऑर्डिनरी पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से सीपीसी बेंगलुरु भेज सकते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट साफ सुथरा हो और ब्लैक इंक में प्रिंट लिया गया हो। आपको सही जगह पे साइन करने हैं, ये नहीं कि इस पेज पे कहीं पे भी साइन कर दिया। सिग्नेचर का बकायदा एक बक्सा बना हुआ है, उस बक्से में ही आपको साइन करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ है और बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है जो खाली है, आपको इसी के अंदर में साइन करना है। ये नहीं कि आपने यहाँ साइन कर दिया, यहाँ साइन कर दिया, यहाँ साइन कर दिया। इस बात का ध्यान रखना है और कोशिश करके ब्लू इंक से साइन करिएगा। सबसे जरूरी बात आपके आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में ये बारकोड है। तो जब भी आप लिफाफे के अंदर अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बारकोड फोल्ड ना हो कहीं से भी, उस पर किसी भी तरीके का निशान ना आए। देखिए, अगर मैं इसको हाफ में फोल्ड करता हूं तो A4 साइज शीट में जो फोल्ड आता है वो बारकोड के काफी नीचे आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फोल्ड करते वक्त बारकोड के ऊपर में कोई निशान ना आए। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट आपको नॉर्मल A4 साइज पेपर पे लेना है और आप एक लिफाफे में चाहे तो एक से ज्यादा आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हो। मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर फाइल की, साथ में अपने दोस्तों की, घर परिवार में किसी की, तो आप एक ही लिफाफे में सबको भेज सकते हो इकट्ठा, पर उनको स्टेपल नहीं करिएगा आपस में। उनको लूज शीट की तरह ही एक के ऊपर एक रख के डाल देना है लिफाफे में और भेज देना है। कोशिश करके A4 साइज से बड़ा कोई एनवेलप लीजिएगा ताकि आपको फोल्ड करने की जरूरत ही ना पड़े और वो सीधा लिफाफे के अंदर
घुस जाए। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपना ITR एक्नॉलेजमेंट CPC बेंगलुरु भेजते वक्त। अब कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको अपने ITR एक्नॉलेजमेंट के साथ में बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला, जब आप CPC बेंगलुरु भेज रहे हो अपने ITR एक्नॉलेजमेंट को, तो आपको उसको कुरियर से नहीं भेजना है। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। दूसरा, आपके सिग्नेचर के अलावा इस शीट के ऊपर में कुछ भी और नहीं लिखा हुआ होना चाहिए और ना ही पीछे में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि किसी रफ शीट के ऊपर में आपने प्रिंट ले लिया और उसको भेज दिया। आपका ITR एक्नॉलेजमेंट वहां रिसीव होने के बाद में भी उसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है और आपका स्टेटस वहां पे अपडेट नहीं होगा कि उनको रिसीव हो गया है। और अपने ITR एक्नॉलेजमेंट के साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके नहीं भेजना है। सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल पेज, अगर आप एक ITR एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल पेज आपको भेजना है और इसके साथ में कुछ भी नहीं भेजना है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रख लोगे तो आपका ITR एक्नॉलेजमेंट जैसे ही वहां रिसीव होगा, तुरंत उसका स्टेटस ITR 5 रिसीव्ड का वहां पे अपडेट हो जाएगा और जल्द से जल्द आपका ITR प्रोसेस भी हो जाएगा। और अगर आपको किसी तरह का रिफंड आना है तो जल्द ही आपके अकाउंट में आपका रिफंड भी आ जाएगा।